थिएटर में हाँ एक्शन 1975 में हमारा अपना एक थिएटर ग्रुप था। इसका नाम ही थिएटर ग्रुप था। उस वक्त पृथ्वी नहीं बना था, उस वक्त और कोई थिएटर नहीं था। हम लोगों को अपने प्ले, अपने नाटक बड़े बड़े ऑडिटोरियम में करने होते थे, चाहे वो आपका जो बॉम्बे हॉस्पिटल के पास एक ऑडिटोरियम है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, बिरला मातोश्री, आई थिंक बिरला मातोश्री में, या फिर क्रीड़ा केंद्र में, ऐसे जो थिएटर हुआ करते थे, या रंग मंदिर में या फिर रंग भवन में आपको करने होते थे। मुश्किल ये थी कि उस वक्त भी थिएटर देखने के लिए कोई आता नहीं था। हमको टिकट मुफ्त दे के लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करनी होती थी कि प्लीज़ आइएगा, वरना हॉल खाली रहेगा। ये हमने 2-3 साल तक चलाने की कोशिश की, जेब से पैसे लगते रहे। फिर उसके बाद पैसे जिंदा रहने के लिए कम पड़ने लगे, तो हमने थिएटर से मुंह मोड़ा और अपने पेशे पर, जो मेरा पेशा एडवर्टाइजिंग था, उस पर हमने ध्यान दिया। लगभग 2013-14 तक, 15 तक मैं एक्टिव रहा एडवर्टाइजिंग में। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपना काम थोड़ा कम कर दिया, और उस वक्त मुझे लगा कि ज़बानों को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने जब काम कम करके अपनी पुरानी किताबें फिर से उठाई, मैं मंटो पढ़ रहा था, और मुझे लगा कि मेरे घर में तो किसी को उर्दू पढ़नी आती नहीं है। जब मैं मर जाऊंगा तो ये सारी किताबें जो हैं वो रद्दी में बिक जाएंगी। इस पर कोई भेल बंधवा रहा होगा चौपाटी पे, कोई पान लपेटवा रहा होगा, और ये सारे जो ख़जाने के सफ़ात हैं वो सड़क पे बिखरे पड़े होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन कहानियों को रिकॉर्ड कर दूं, यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट कर दूं, ताकि जब लोग उर्दू पढ़ना भूल जाएं, कम से कम सुन तो लें इन कहानियों को। और इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ। शुरू में हम निकले थे उर्दू बचाने के लिए, लेकिन जैसे हम आगे बढ़े हमें मालूम हुआ कि भारत की जितनी भाषाएं हैं, हिंदुस्तान की जितनी ज़बानें हैं, वो सब इसी बुरे दौर से गुजर रही हैं। और उस वक्त हमने फिर ये कोशिश शुरू की कि कहानियों को ड्रामे की तरह पढ़कर सुनाया जाए। जितने किरदार हैं कहानी में, उतने आर्टिस्ट हो, तो उनको साथ लेकर ये काम मैंने शुरू किया। कहानियाँ क्यूरेट मैं खुद करता हूँ, जहाँ तक उर्दू का सवाल है। हिंदी के लिए हमारे पास इला जोशी हैं, जो हिंदी कहानियाँ क्यूरेट करती हैं। मराठी कहानियाँ माधवी गनपुले करती हैं। गुजराती कहानियाँ फाल्गुनी पारिक करती हैं। तमिल कहानियाँ लता रामचंद्रन करती हैं। बट इन सब को डायरेक्ट करने का, बिकॉज कहानियों से दोस्ती होने के लिए कम से कम 15 रीडिंग की ज़रूरत होती है। जब वो 15 रीडिंग्स हो जाती हैं, उसके बाद फिर मैं उनको डायरेक्ट करना शुरू करता हूँ कि डायलॉग्स कैसे डिलीवर किए जाएं, उसमें जो जज्बात हैं वो कैसे एक्सप्रेस किए जाएं, किस हद तक उनका इजहार हो और कहाँ पर वो रुके, ताकि बहुत ज़्यादा नाटकीय ना लगे। मेरी कोशिश ये होती है कि जब हम कहानी पढ़ रहे हैं, तब हर सुनने वाले के और या हर देखने वाले के जहन में एक तस्वीर उभरती रहनी चाहिए, एक फिल्म सी चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारी नानी दादी कहानियाँ सुनाया करती थी कि एक बादशाह था, उसका बड़ा महल था और इतना बड़ा फाटक था, और हम सब बच्चे, हम सब की अपनी अलग अलग कल्पना होती थी महल की। हम अपने अंदाजे से उस हर फाटक को, मेरा जो तस्वुर होता था वो कुछ अलग होता था अपने भाइयों से। और तो वही, चूँकि हमारे पास सिवाय आवाज़ के और कोई रास्ता नहीं है, और हमारे पास उतनी दौलत नहीं है कि हम थिएटर लेकर
बतौर नाटक कर सकें। तो जितना हम कर सकते हैं हम इसको रेडियो प्ले की कोशिश भी करते हैं देने की ढंग से, कि कम से कम आपको ऐसा लगे कि आप एक कुछ सुन रहे हैं जो आपके साथ साथ जहन में चलता भी जा रहा है फिल्म की तरह। अक्सर लोगों ने कहा है कि ऐसा एहसास होता है उनको कि जैसे वो कोई फिल्म देख रहे थे जब सब कुछ घट रहा था उनके सामने। इसके अलावा लोगों ने अक्सर कहा है कि आपने हवा महल की याद दिला दी। हवा महल एक रेडियो प्ले का प्रोग्राम हुआ करता था वेद भारती पर एक ज़माने में। सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे इन दिनों मिलने लगा है जो वो ये है कि आपको सुन सुन कर हमने वो किताबें जो बांध कर ऊपर रख दी थी, जिन पे धूल अट गई थी, अब उन्हें उतार लिया है और धूल झाड़ कर वो किताबें खोलनी शुरू कर दी हैं। हम अब पढ़ने लगे हैं अपनी ज़बान में। तब मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है कि जिस रास्ते पर मैं चला था भारतीय भाषाओं को बचाने के लिए, शायद उस रास्ते पर थोड़ा सा आगे बढ़ा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको जब आपने ये सफ़र शुरू किया और अब आपने एक हद तक का सफ़र तय कर लिया है और आपने नाटक भी किए हैं और आपके साथ एक पूरी टीम लेके चल रहे हैं आप, और जो मुहिम आपकी है लैंग्वेज को बचाने की, तो उसके अंदर और थिएटर के अंदर और जब आपने शुरुआत की थी उन चीज़ों के अंदर आपको क्या मुश्किलें आईं और जो मुश्किलें आईं उनका हल कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में आप ज़रा हमें बताइए। मुश्किलें ये आई कि जब भी आप कोई एक नया काम करने की कोशिश करते हैं तो आपको हौसला अफजाई करने वाले आपकी हौसला अफजाई करने वाले कम होते हैं और आपको किसी तरह से नीचे बैठने पर मजबूर करने वाले ज़्यादा होते हैं। जब मैंने YouTube पे कहानियाँ पढ़नी शुरू की तो मुझे जिस तरह से कमेंट मिला करते थे कि भाई आप क्यों खामखा हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दिया करता था कि भाई ये पेड चैनल तो है नहीं, अगर आपको 10 सेकंड देख के नहीं अच्छा लगता है तो बंद कर दीजिए। फिर किसी ने कहा कि आप ये अपने लिए कर रहे हैं, मेंटल मास्टरबेशन कर रहे हैं। मैंने कहा भाई अगर आपको इतना ही एतराज़ है तो मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए। उसके अलावा और भी लोग कोशिश करते रहे अपनी तरफ से, क्योंकि होता ये है कि लोग काम कम करते हैं। काम पर तनकीद करना, क्रिटिसाइज़ करना, काम को कम आंकना, कम दिखाना, ये लोगों में को ज़्यादा अच्छा लगता है शायद। बट मेरा जो मानना रहा है पहले दिन से, एडवर्टाइजिंग में भी मैंने इसको अपनाया था कि आप जो भी शुरू करें उसको छोड़े नहीं, लगातार करते रहें और उसी पाबंदी से करते रहें जिस पाबंदी से आपने शुरू किया था। मैंने शुरू किया था कि हर रोज़ नहा धोकर नाश्ता करने के बाद मैं एक कहानी अपलोड करूँगा। मैं उस पर कायम हूँ। आजकल होता है कि कुछ बीमारी की वजह से या काम की वजह से मैं रोज़ ना कर पाऊँ, या कुछ आजकल मेट्रो का काम चल रहा है आसपास तो शोर शराबा ज़्यादा होता है, उसकी वजह से मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाता हूँ। वरना लगातार हम लोग काम करते रहे हैं। फिर हम नए नए मीडियम ढूंढते रहे। एक क्लब हाउस नया मीडियम मिला जो सिर्फ ऑडियो मीडियम है, उस पर 1 साल पहले हमने शुरू किया था। हम 4 कमरे चलाते हैं वहाँ पर। फ्राइडे को मराठी कहानियों का कमरा, जिसमें हर दूसरे फ्राइडे को गुजराती कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं। हर सैटरडे को हिंदी कहानियों का कमरा, जिसमें हर तीसरे सैटरडे को तमिल कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं। तीसरा कमरा है अदर साइड ऑफ मंटो का, जिसमें हम लोग मंटो की वो कहानियाँ सुनाते हैं जो लोगों ने शायद बहुत कम पढ़ी हैं या बिल्कुल नहीं पढ़ी हैं, उसके बारे में वो जानते नहीं हैं। उन्होंने अद्धा वो मंटो की 15-20 कहानियाँ पढ़कर एक राय कायम कर ली है कि मंटो गंदा लिखता है, अश्लील लिखता है। यहाँ तक कि मैंने दिल्ली के रेहड़ी पर एक रेहड़ी पर किताबों की जो दुकान सी थी चलती फिरती, उस पर देखा था कि एक किताब रखी थी जिस पर लिखा था मंटो के अश्लील अफसाने।
मुझे बड़ी हैरत हुई यार कि जिनको आप अश्लील कहते हैं उसमें ही कोई अश्लीलता नहीं है। अगर आपका दिमाग सही काम करता हो तो वो तो आपको सिर्फ आईना दिखा रहा है, मर्जी आपकी है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए और मंटो को नए ढंग से लोगों के सामने लाने के लिए हम अदर साइड ऑफ मंटो का प्रोग्राम करते हैं। फिर उसके बाद लोग अक्सर मुझसे बार बार फरमाइश करते रहे, पूछते रहे कि गालिब को समझाइए, गालिब को समझाइए। गालिब इतना मुश्किल शायर है कि उसको समझाते हुए मेरी रूह कांपती है, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत खौफ आता है। खैर, बच्चों की फरमाइश पर हमने हर सोमवार यानी मंडे अपनी कथा कथन गज़ल कमरे में गालिब की एक गज़ल की तशरीह करनी शुरू की है, जिसमें बहुत लोग तो नहीं आते हैं, 15, 20, 25 के करीब आ जाते हैं, पर जो आते हैं वो बहुत संजीदा हैं, गंभीर हैं गालिब को लेकर। मुझे तो आपको एक भी मिल जाए दर्शक में या सुनने वालों में, as I say in English that the audience size doesn't matter to me, audience quality matters। ये सब कर रहे हैं हम। आज भी पैसा नहीं है हमारे पास कि हम बड़े बड़े शो कर सकें, इसलिए हमारी कोई ख़ास पब्लिसिटी भी नहीं होती और हमारी कोई बहुत इज्जत भी नहीं है। तो सर, ये जो चीज़ें हैं कि पैसे की जो किल्लत है या फिर पब्लिसिटी की जो किल्लत है या फिर जो लोगों तक, ऑडियंस तक पहुंचने की जो एक कोशिश है, तो उसमें कहाँ गैप आता है और कैसे उसको फुलफिल किया जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। इसके बारे में बिल्कुल मैं नाकाम हूँ कहने के लिए, बिकॉज मुझे पैसा कभी समझ में आया नहीं है। पैसा जितना मैं कमाता रहा जीने के लिए काफ़ी रहा हमेशा, और मुझे समझ नहीं आता है कि पैसा आता कहाँ से है। मेरे पास मैं मेहनत करता हूँ, उसके बदले मुझे पैसे मिल जाते हैं। मेरा ये सीरियसली मानना है कि जिसने पैदा किया है वो मेरे रोटी पानी का बंदोबस्त कर लेता है। मैं पैसे के पीछे कभी भागा नहीं आज तक। मुझे हमेशा बिस्मिल्लाह खान का एक इंटरव्यू याद रहा। ये इंटरव्यू लगभग आज से 40-45 साल पहले रेडियो का था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंसान को जीने के लिए पैसा भी चाहिए, पैसा ही नहीं चाहिए। तो मैंने वो पैसे अब भी और ही का फ़र्क समझ लिया, और ही के पीछे हम कहीं नहीं भागे। इसलिए हम पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा अथॉरिटी से कुछ नहीं कह सकते। नहीं है हमारे पास, उसकी मर्जी है, देता है जिसको हज़ारों करोड़ों में दे देता है। हम तो इसमें ही खुश हैं कि उसने हमारी इज्जत रखी हुई है कि भाई सर पर छत है, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है, आने जाने के लिए एक ट्रांसपोर्ट है, टेलीफोन है, और क्या चाहिए आदमी को जीने के लिए। हम मेहनत करते रहेंगे, हम लगातार काम करते रहेंगे। पैसा कमाना, शोहरत कमाना ना तो हमारा मकसद पहले था ना अब है। हमारा मकसद हिंदुस्तानी ज़बानों की बका है, उनको बचाना है जो बोलियां बन जाने के दहाने पर हैं। सर, ये इस जो अभी प्रोसेस, क्योंकि आप पिछले 66 साल से उर्दू के से वाकिफ़ हैं, ज़बान से वाकिफ़ हैं, और आप तालिब इल्म रहा हूँ। हाँ जी। सो आप पढ़ा भी रहे हैं और नॉलेज को ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। तो इसमें मतलब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्रोसेस को हम और कैसे बेहतर जो है वो बना सकते हैं। क्या चीज़ें और होंगी जो हमें इसके अंदर ऐड करें तो ये प्रोसेस और इजी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, जिससे हम ज़बानों को बचा सकें कम से कम। मेरी जहाँ तक समझ है, बहुत कम जानता हूँ, बहुत कम समझता हूँ कि ज़बान को ऑनलाइन पढ़ाना बेहद मुश्किल है, ख़ास तौर से ज़बान जो उर्दू है। मीर का एक शेर है कि आमदन भी कोई मरता है मीर। अब उस आमदन और आमदनी वाले आमदन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमें समझ आता है क्योंकि उर्दू में वो आमदन ऐन से लिखा जाता है और आमदनी वाला आमदन अलिफ ज़बर अलिफ मद आ से लिखा जाता है। नज़र
दो अलग अलग मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो नज़र है जो आप देख रहे हैं, दूसरा है जो आप नजराना देते हैं, नज़र देते हैं किसी को। अब जो देखने वाली नज़र है वो ज़ोए से लिखी जाती है, और नजराने वाली जो नज़र है वो जाल से लिखी जाती है। अब इन चीज़ों को समझाना ऑनलाइन बहुत मुश्किल है, लोगों के लिए समझना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि या तो वो तो देवनागरी में समझने की कोशिश कर रहे होते हैं या फिर रोमन में, जिनमें ये अक्षर, ये अल्फ़ाबेट है ही नहीं। हम तोता ते से नहीं लिखते, तोता तोय से लिखा जाता है। हलवा एक अलग हे से लिखा जाता है, और हाथी एक अलग है से। तो मुश्किल है कि मैं कैसे समझाऊं कि इसमें तलफ़ुज़ में हल्का सा फ़र्क पड़ता है, जो अलग अलग अक्षर हैं। उर्दू एक ऐसी ज़बान है जिसमें आपको सारे साउंड मिलेंगे, जैसे टेलीविज़न, तो ज है, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं मिशगा के लिए। एक बड़ा मशहूर शेर है कि कर दे न सुपुर्दे खाक वही, दी है जिन्होंने ये बुलंदी इन्हें, क्या शौक सितारे मिशगा के, जुम्बिश मिशगा भूल गए। मिशगा पलकों को कहते हैं। तो ऐसी ज़बान को ऑनलाइन पढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। वैसे अगर ज़्यादा लोग पढ़ना चाहते हैं तो मेरे जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं वो उनको समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, और ये सिलसिला यूं ही चलेगा जब तक हम लोग 1 से 2, 2 से 20, 20 से 200, 200 से 2000 नहीं करेंगे। तो ये कोशिश हमको ही करनी होगी। हमने इतना कर दिया है कि भाई अपने 15-20 जो तालिब इल्म हैं, जो सीख गए हैं, वो बेचारे कोशिश करते हैं दूसरों को सिखाने की। मैं भी बहुत दिन ज़िंदा नहीं रहूँगा, बिकॉज मैं ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में हूँ, 72 साल की उम्र में। मैं और ज़्यादा जीना भी नहीं चाहता, बट मौत मेरे इख्तियार में नहीं है। कोशिश करूँगा भी तो नहीं मरूँगा, इसलिए बैठा हूँ कि देखिए। गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है, बड़ा अच्छा शेर है कि परतवे खूर से है शबनम को फ़ना की तालीम, मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होने तक, जैसी उसकी इनायत की नज़र होगी मुझ पर, मैं जा मिलूँगा उससे। सर, जो यंग जनरेशन है उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे इस मुहिम में हिस्सेदार बने, ताकि ये चीज़ जो है वो कभी। मुझे यंग जनरेशन में एक अजीब सा बेसब्रापन, लाउबालीपन, पेशेंस की कमी बहुत साफ दिखाई देती है। वो बहुत जल्दी दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, यानी उनका दिल टूट जाता है बहुत जल्दी, और वो बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। गालिब का एक और शेर है जो मेरा हाफिज़ा कमज़ोर हो गया है बुढ़ापे में, लगभग कुछ यूँ है कि, खैर वो कहता ये है कि जो समुंदर है उसमें लगभग 100 मगरमच्छ अपना मुंह खोले बैठे हैं और बारिश हो रही है। अब हमको देखना ये है कि इन सारी बारिश के कतरों में से वो कतरा जैसे मोती बनना है, वो कैसे बचते हुए देखें क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक। भाई कामयाबी मिलने के लिए बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, उस सैकड़ों मगरमच्छों के मुंह से बच के निकलना पड़ता है। आप इतनी जल्दी अगर हिम्मत हार जाएंगे तो ज़िंदगी चलेगी कैसे। दूसरा जो मैं नई जनरेशन, नई नस्ल में देखता हूँ कि उन्हें अब तक अपने वालिदैन, अपने पेरेंट पे डिपेंड करना अच्छा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 साल तक है। गलती शायद हमारी नस्ल की है कि हमने अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्रोटेक्टेड पाला कि उनमें चीज़ों का मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं है। उन्हें मालूम है कि मेरे डैड, मेरे मॉम बैठे हैं मदद करने के लिए, और हम लोग अभी भी नहीं बदले हैं।
हम तो अगर 50 साल का भी बेटा होगा तो फिर वापस गले लगा लेंगे और कहीं ना कहीं से बंदोबस्त करने की कोशिश करेंगे कि उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। मेरी गुजारिश इतनी है आज की जो नस्ल से, नई नस्ल से, कि इन चीज़ों को थोड़ा संजीदगी से लीजिए, गंभीरता से लीजिए, सीरियसली लीजिए। पैसा तो आप कमा ही लेंगे। पैसा अगर आप मेहनत करेंगे ईमानदारी से, वैसे पता नहीं, लगता तो ऐसा है कि पैसा भी बेईमानी से आता है, और मैं तो यही कहता हूँ कि मैंने ईमानदारी से काम किया है और जितना मिला है उसमें खुश हूँ। तो पैसा आएगा आपके पास, बिकॉज आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा घर कैसे चलेगा, क्योंकि जिसने पैदा किया उसकी जिम्मेदारी है। आपका सिर्फ इतना फ़र्ज़ है कि आप मेहनत करें और ईमानदारी से करें। आपके मुंह में अगर आप पलंग पर लेटे होंगे और उम्मीद करेंगे कि वो आपके मुंह में निवाला देगा, तो वो नहीं होगा। तो बच्चों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई थोड़ा सा अंग्रेज़ी से हटकर अपनी अपनी मादरी ज़बानों, मातृभाषाओं की तरफ भी ध्यान दीजिए और उसको जितना हो सके फैलाने की कोशिश कीजिए। अगर नई नस्ल इस बात का बीड़ा उठा ले फिर तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। हो सकता है मेरे रहते हो जाए, लेकिन मुमकिन नहीं लग रहा है मुझे ये इस वक्त। मैं थोड़ा सा पेसिमिस्ट हो गया हूँ आजकल की जनरेशन को देख के, कि बहुत जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने किसी की दिल आज़ारी की हो। सर 27 तारीख को हम लोगों ने एक मुहिम को छेड़ने की कोशिश की है, जिसके अंदर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी क्रिएटिव लोग हैं वो सारे के सारे एक ही छत के नीचे आकर एक दूसरे का काम देखें भी, एक दूसरे के साथ काम भी करें और ज़्यादा ऑप्शंस हों। तो उसको लेकर क्या आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि 27 तारीख को जो भी चीज़ होने वाली है उसके अंदर वो शामिल हों? तो उससे रिलेटेड मैं कुछ सुनना चाहता था सर आपसे। आप उम्मीद कर रहे हैं उस बात की जो इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है। इंसानी फितरत ये है कि मैं जो कर रहा हूँ वो मैं क्यों किसी के साथ शेयर करूँ। आपका मकसद नेक है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैं औरों का तो नहीं कह सकता, मैं ज़रूर हाजिर हूँगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। रहिए, खुश रहिए। और हम बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि उस दिन कुछ अच्छा हो और हम थिएटर कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, हम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ अच्छा कर पाएँ और उन्हें कुछ नया दे पाएँ। हिंदी थिएटर की मुसीबत यही है कि वहाँ से रोटी नहीं चल सकती आपकी। जी 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 जी। कोशिश करते हैं हम लोग सब मिलकर देखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोई एक आखिरी आपका पसंदीदा शेर जो आप कहना चाहते हैं, जो आपको हमेशा इतना हिम्मत देता है? एक शेर है कि ए तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि पेट भर के खाना खा के मुझे लेटना नहीं है जी, और ना इतना ज़्यादा खाना है कि इतना मोटा हो जाऊं। ये शेर असल में एक नस्ल थी परिंदे की, डोडो, उसके लिए कहा गया है। डोडो किसी तरह मॉरिशस पहुंच गया और हुआ ये कि मॉरिशस नया नया बस रहा था, तो वहाँ उसका शिकार करने वाले दूसरे जानवर नहीं थे और खाने की अफराद थी। वो इतना खा गया और इस कदर मोटा हो गया 5 नस्लों बाद कि जब उसको शिकार करने वाले लोग आए तो वो उड़ नहीं पाया। तो यही कहता है ये शेर के ए तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। जीते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पता